नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति बदल रही है। अब तेजस्वी यादव खुद को और मजबूत कर रहे हैं और अब कुशवाहा समाज के लोग आरजेडी के साथ जुड़ रहे हैं। ये एक बड़ा मैसेज है। देखिए, ये कहा गया था यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल अगर मिल जाए तो बेहतर खीर बनती है। दूध और चावल मिल जाए तो बेहतर खीर बनती है। क्या 2025 में एक बेहतर खीर बनाकर तैयार करेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव के लिए जनता तैयार करेगी। हमारे साथ आरजू खां जी हैं, बहुत स्वागत है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे रेणु कुशवाहा हो या तमाम कुशवाहा नेता हो, राघवेंद्र कुशवाहा हो, सभी कुशवाहा नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा और कुशवाहा समाज ने आरजेडी को वोट दिया है। तभी तो अभय कुशवाहा सांसद हुए, राजा राम सिंह कुशवाहा काराकाट में जीते, मनोज राम जीत गए सासाराम, सुरेंद्र यादव जीत गए। शाहबाद क्षेत्र में कुशवाहा समाज का वोट खूब मिला था 2024 में। अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पुराना जो ये रिकॉर्ड रहा है 2024 के आंकड़े अगर हम देखें तो उसमें कुशवाहा समाज के लोगों ने साथ दिया है। तो पिछड़ा अति पिछड़ा, अब अगर दोनों साथ साथ होंगे, अल्पसंख्यक तो है ही, तो फिर तो बात बन जाएगी। नहीं आरजू खां जी, मन में मलाई फूट रही होगी। नहीं देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को आप इस नजरिए से देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एक पार्टी नहीं, एक गुलदस्ता के तौर पे है। और वो गुलदस्ता है जिसमें सिर्फ एक रंग के फूल अच्छे नहीं लगते। वो गुलदस्ता काफी खूबसूरत लगता है जिसमें तमाम रंग के फूल हो और उसमें सूखी लकड़ियां भी हो, सूखे पत्ते भी हो। तो राष्ट्रीय जनता दल माई के साथ बाप की ही नहीं, A to Z की पार्टी है। और जो सामाजिक विचारधारा में अपनी आस्था रखता है, सामाजिक उत्थान में जो आस्था रखता है, जो आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव में जो अपनी आस्था रखता है, सामाजिक विचार रखता है, उसके लिए खुला है राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा। और ऐसे लोग आते हैं जो थके हारे हैं, जो बेबस हैं, जो लाचार हैं, जो अपने आप को असहाय, गरीब, वंचित और जो शोषित समझते हैं, उनका स्थान है राष्ट्रीय जनता दल। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा, ये जो महागठबंधन का जो खेमा है, ये और इसका स्वरूप और आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितने भी शोषित है, वंचित है, जिनको आवाज दी गई, सिर्फ उनको इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल करने के बाद उनको कचड़े के डब्बे में फेंकने का काम एनडीए समर्थित सरकार ने किया। वो सब गरीब, वंचित, शोषितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। बल है तो ये बल मिला था आपको 2024 में, कुशवाहा समाज का वोट मिला था। अब और लगता है शक्ति बढ़ेगी क्योंकि तेजस्वी यादव तो बाहें पसार कर स्वागत कर रहे हैं सबका। देखिए हमको हर वर्गों का वोट मिला है। अगर 2024 का इलेक्शन देख लें या उससे पहले का इलेक्शन देख लें, जो हमारी 2020 का जो इलेक्शन था, सिर्फ हमारा 12,000 वोटों से जो है मार्जिन हम कम थे। नहीं तो आज हम शासन सत्ता में रहते हैं ओवरऑल में मिला के। जहां तक अगर हम विचारधारा की बात करते हैं, सामाजिक ताना बाना की बात करते हैं, तो सामाजिक विचारधारा में मैंने कहा कि जो लोग यकीन रखते हैं उनका जंग है राष्ट्रीय जनता दल, और वो आएंगे, उनका स्वागत है। वो आएंगे, उनका स्वागत है। ऐसे ही कुशवाहा समाज के लोग ज्यादा मिलते रहे, वोट मिला भी था, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, जेडीयू के लिए, खास करके आपका बेस वोट रहा है। देखिए, जिस संदर्भ में आप ये बात कर रहे हैं आलोक जी, कुछ घटनाएं हुई हैं, उस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। इस कुशवाहा समाज अभी झुकाव कहाँ है या वोट किए थे, ठीक है। आप अगर एमपी चुनाव की बात करते हैं 2024 का, तो उसका परिदृश्य अलग था। आपने बोला क्या कि शाहबाद क्षेत्र में भी कुशवाहा का वोट गया था, निश्चित तौर पे वोट गया था, लेकिन वो किस सर्कमस्टांसेस में गया था वो भी आप जानते ही हैं। शाहबाद क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा जी की सीट काराकाट से जो शुरू हुई चीज़ें थी, वो 3 चरण तक हम लोगों को दिक्कत की थी। निश्चित तौर पर ये बात हम लोगों की समीक्षा बैठक में भी निकल के आई है, और कई मौके पे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी ये बात हमारे गठबंधन के बीच में बहुत ही प्रमुखता से रखी है। उस चीज़ पे हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि एक समाज जो हमेशा से जिसके लिए हमेशा से माननीय नेता, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उसका कहीं से भी मोहभंग हमारी पार्टी, हमारे नेता से हो रहा है। और हम लोग किसी एक समाज के लिए काम ही नहीं करते। हमारे नेता हमेशा अनवरत लगे हुए हैं समाज के हर व्यक्ति के लिए। और विचारधारा की जहाँ तक बात है, हमारी विचारधारा एक ही रही है, डेवलपमेंट की विचारधारा रही है। हर वो नीचे तबके पे रहने वाले लोग कैसे समाज के मुख्य धारा में पहुँचे, उसकी विचारधारा रही है। लव कुश शुरू से मुख्यमंत्री जी के साथ में रही है और आज भी है। क्यों? मतलब उसको आपको अति भरोसा हो गया, मतलब अति आत्मविश्वास हो गया? नहीं, अति आत्मविश्वास की बात नहीं है यहाँ पे, अति आत्मविश्वास की बात नहीं है। लव कुश
हमारे नेता का जो है कोर वोटर लोग कहते हैं और है भी, और हम मानते भी हैं इस चीज नहीं, को पिछड़ा तो कि पिछड़ा है। कॉम्बिनेशन तो उधर बन रहा है ना। कॉम्बिनेशन वो बनाए हैं, अभी वोट का विधानसभा का चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से कॉम्बिनेशन लगा रही है। जो पार्टी एमवाई की पार्टी कहलाती थी, अब वो समझ गए कि एमवाई से हमारे वो नहीं होने वाला है, तो अब वो अति पिछड़ा और अति गेम कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। वोट अभी भी अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो या सवर्ण हो, सबका आस्था एनडीए के साथ और उसका नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी के साथ। नहीं, क्यों ऐसा बताइएगा ना, आप डिस्क्राइब कीजिएगा ना इसको, सबका वोट आप ही को मिल रहा है। नहीं, हमने सब वर्ग के लिए काम किया है। डिस्क्रिप्शन एक ही चीज हो सकता है कि हमारा काम हमारा जवाब देता है, हमारे नेता का काम जवाब देता है। काम हमने किया कोई खूब इस चीज है। के लिए नहीं कहा कि ये बहुत सवर्ण जाति से हैं, ये अग्रज जाति से हैं, इनके लिए काम नहीं करना है, इनके मोहल्ले में रोड नहीं बनवाना है, यहाँ लाइटें नहीं लगवानी, यहाँ सड़कें नहीं लगवानी है, ये दलित मोहल्ला है तो यहाँ रोड नहीं बनेगी, यहाँ सड़कें नहीं बनेगी, यहाँ घर नहीं बनेगा। हमने सबको सबके लिए काम, सबके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। हमने जाति आधारित गणना की, उसके आधार पर हमने योजनाएं तैयार की, किस जाति को कितना अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए क्या एक क्रिएटिव योजना बननी चाहिए, वो हमने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और क्या किया जा सकता है, माननीय नेता ने तो किया ही, आरक्षण बढ़ाया ही, उसकी नगर निकाय हो या पंचायत हो या अन्य जगहों पे उनकी भागीदारी बढ़ाई। साथ के साथ अब क्या अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि वृद्धा पेंशन महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए बढ़ाया गया। वो तो नकलची सरकार की बात की, वो तो आरजेडी ने कहा कि नकलची सरकार है। खैर, अब वो आरजेडी क्या कहती है, आरजेडी तो हमारे नौकरी को भी कह रही थी कि हम ही दिए थे नौकरी तक, उसको उसकी बात नहीं है। नेता 20 साल से इस राज्य में नीतीश कुमार हैं। हर चीज का जो भी बिहार में सामाजिक ताना बाना बुना गया है, इक्वालिटी दिखाया गया है, वो नीतीश कुमार जी के विजनरी लीडरशिप में दिखाया गया। देखिए, आपकी बातों से लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि अति पिछड़ा का वोट जो है कुछ उधर जा रहा है, ये आप मान चुके हैं। नहीं, क्यों जा रहा है, कहाँ हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। आपको कैसे लगा कि अति पिछड़ा समाज का वोट उधर जा रहा है? हमको ये बात बताइएगा ना कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट में कहीं पे भी डेंट आया। अभी आपने अपना उदाहरण दिया, ठीक है, ये भी अकलियत समाज से आते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि क्या वोट आरजेडी को, सारे अकलियतों का वोट चला गया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनके सवाल का काउंटर में जवाब देना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूँ, आरजू भाई उस समाज से आते हैं, उनका स्वागत है, उनका आस्था अपने पार्टी के प्रति है, उसमें कहाँ कोई दो राय है। हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार जी के, या अगर बात करते हैं कि आपके नेता के लिए अति पिछड़ा वोट कम हो रहा है, आप हमें एक उदाहरण देके बताइए कि कहाँ पे हमारे नेता का अति पिछड़ा वोट कम हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में आप किस आधार पे, कौन सा पैमाना है जिससे नापते हैं कि आपका जनाधार कमजोर हो रहा है, और वो मैं आपको बताता हूं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता है मनीष साहब, इन्होंने ये नहीं बताया कि जनता दल यूनाइटेड का सिकुड़ता हुआ जो जनाधार था वो लगातार यही प्रतीत करता है, अपने आप में यही बयान करता है कि जनता दल यूनाइटेड का जनाधार खिसक चुका है, इसलिए वो बिहार प्रदेश की सबसे छोटी पार्टी है। और यही पैमाना है इस लोकतंत्र में जिसको हम मापते हैं। दूसरा, इनके अलायंस में रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को लगातार बिहार प्रदेश की आवाम ने पिछलग्गू पार्टी करार दिया है। 20 सालों से जनता दल यूनाइटेड का बड़ा पार्टी होने के बाद भी झगड़ा धोने पे वो आमादा है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे साथ सब वर्ग है, हमको गरीब, पिछड़ा, दलित इनको वोट करता है। कहां वोट करता है? अरे हम बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष बिहार प्रदेश के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते हम पूरे प्रदेश में ये बताते हैं कि गरीब, वंचित, शोषितों के ऊपर आप पेशाब करते हैं। गरीब, वंचित, शोषितों की बस्तियां जला देते हैं। गरीब, वंचित, शोषितों के जो बस्तियों में जो शराब माफिया है, उनके घरों को जला देते हैं। उनकी आंखों की रोशनियां चली जाती है, और गरीब, वंचित, शोषित, दलित वर्ग का SC ST का बच्चा जो है, 3 लाख से ज्यादा जो बिहार सरकार के आंकड़े हैं, वो इनके शराबबंदी में डिलीवरी बॉय बनकर जेल की सलाखों के पीछे है। तो आप कहां उनके साथ खड़े हैं? देखिए, दलित के की बात करना और दलित के आड़ में राजनीति करना दोनों अलग चीजें हैं, और वही करती है जनता दल यूनाइटेड। इसका जवाब दे दें कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे डिलीवरी बॉय क्यों बने? वो सिर्फ SC ST वर्ग के बच्चे हैं जो शराब डिलीवरी में चले गए। तो इनका कहां का साथ है? दलित पिछड़ों का साथ। ये कहते हैं बस्तियां की बस्तियां शराब माफिया जला देते हैं, हजारों लीटर शराब जो है वो पी जाते हैं चूहे, वो तो अलग चीजें हैं। लेकिन जिनके बच्चों के, जिनके पति के, जिनके पिता की आंखों की रोशनियां चली जाती हैं, वो सब दलित वर्ग से आते हैं। इसका जवाबदेह कौन होगा? बलात्कार भारत सरकार का, मैं डेटा बता देता हूं, जो वो ये बताता है, अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है
कि 25,000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन शोषण बलात्कार हुए और उसमें सबसे ज्यादा दलित वर्ग पिछड़े वर्ग की बच्चियां थी। 25,000 से ज्यादा। और एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 3 गुना से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। और उस दलित बच्ची का मैं जवाब लेना चाहूंगा जो नालंदा नीतीश कुमार के गृह जिले से आती थी, जिसके पांव में जिसके साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार, पैर में 9 कीले ठोक दी गई और उसके शव को खेत में फेंक दिया गया। तो ये दलित वंचित पिछड़ों के साथ कहां है? इसलिए मैं कहता हूं कि दलित की बात करना, दलित के साथ खड़ा रहना और दलित के आड़ में जो है राजनीति करना, दोनों अलग चीजें हैं। आपका परसेप्शन, आपका झूठ, आपका फरेब, आपका मक्कारी बिहार प्रदेश की 14 करोड़ आवाम जान गई है। इसलिए आपका जनाधार लगातार घिसकते चला जा रहा है। बात तो सही, जनाधार आप में से टूट के उधर जा रहा है ना। और एक चीज और, जातीय आधारित इन्होंने गणना की बात की। बड़ा बन करके कम से कम सच बोलें ऑन रिकॉर्ड लाइव सिटीज के इस डिबेट चैनल्स में कि उसमें महागठबंधन की सरकार थी और वो विजन जो था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का था। ठीक जवाब। अब देखिए, अब इतनी ढीठता का और इतनी प्रमुखता के साथ इतना, मतलब क्या कह सकते हैं, मैं वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन इतने ज़्यादा बेशर्मी से इस चीज़ को रखना, ये अपने आप में ही दिखाता है कि आपकी अभी तक की उपलब्धियां क्या है। जब चर्चा का उपलब्धि आप खुद की उपलब्धि बनाने लगे, तो आपकी बुराई मैं बता रहा हूँ, नहीं बुराई, समाज में जो पहले लास्ट की बात मैं बता रहा हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि महागठबंधन को जातिगत आधारित गणना महागठबंधन का वो डिसीजन था और तेजस्वी यादव का विजन था। सरकार में, जब सरकार महागठबंधन की उस वक्त हुआ किस समय उसे पता नहीं है। सर्वदलीय बैठक गई थी इसके लिए। उस समय सरकार किसकी थी? एनडीए की सरकार थी। पहली बार जब भारत सरकार के पास एक पूरे प्रतिनिधि मंडल बिहार से गए तो सरकार किसकी थी? नेता कौन थे? नेता कौन थे? ये बात सही है, मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ, ये बात सही है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था जिसमें आरजेडी के भी प्रतिनिधिमंडल थे, आरजेडी के भी सदस्य थे। उन्होंने भी अपने जब ये विजन आया कि जाति आधारित गणना, नेता ने रखा कि जाति आधारित गणना कराई जानी चाहिए बिहार में, तो उस समय आरजेडी ने भी सपोर्ट किया था। मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज इतनी बेशर्मी से कह देना कि हमारे नेता का विजन था। आप सरकार में ही नहीं थे साहब, आप डिसीजन लेने वाले कौन होते? सरकार में आप थे। जब नेता प्रतिपक्ष उस वक्त मिलने गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं कह रहा हूं कि ऑपोजिशन होने के नाते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते तेजस्वी यादव जी ने सहमति जताई थी जातीय आधारित गणना होनी चाहिए। इसमें मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए। अब आता हूं इनकी बात पे। घटना का इन्होंने 2-3 जिक्र किया। निश्चित तौर पे जो भी घटना हुई, नालंदा की घटना हमें भी संज्ञान में है। नालंदा की जो घटना हुई बिल्कुल ही कायरतापूर्ण घटना थी, उसकी निंदा उस समय भी किए थे। और आरजू खान जी जब भी हमारे साथ डिबेट में आते हैं तो उसकी एक बार चर्चा जरूर ही कर देते हैं और मैं हर बार उसका जवाब देता हूँ, फिर दे देता हूँ। उस घटना की निंदा होनी चाहिए, लेकिन उस घटना के बाद प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुई उसका भी जिक्र होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर जितने भी कल्प्रिट थे आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, और जो हमारी बहन के साथ वो घटना हुई उसके परिवार को जो वाजिब सम्मान मिलना चाहिए सरकार वो सम्मान दे रही है, दिया भी है। दूसरा बात, आप जनाधार की बात करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बिहार में 20 सालों से सरकार में है। आपका जनाधार घसक के उधर जा रहा है। मैं वो कह रहा हूं 20 साल से हैं। एकमात्र पूरे भारत के एकमात्र नेता हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी अभी भी बिहार 18 से लेके 19% तक वोट चल नहीं। नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा प्रो इनकम्बेंसी होता है। अभी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अगर होता तो हम लोग उपचुनाव भी जीते। हमारी आप ही बताइए ना, नहीं तो क्यों आ गए 43 सीट? 43 पर क्यों आ गए? 43 सीट हारने का, आलोक जी जीतने का, 43 सीट जीतने का आपको भी पता है कि उस समय राजनीतिक परिदृश्य क्या था। ठीक है, गठबंधन, मैं खुले तौर पे कहता हूँ, इसमें कहीं कहने में कोई दुराय नहीं है। हमारे एनडीए के बीच में जो समन्वय था, जो सामंजस्य था, आपसी समझ थी, उसके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई एनडीए। 24 में भी जो आप कुशवाहा वोटर की बात कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मैंने कोट किया, वो भी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुशवाहा वोट गए, नहीं तो एक भी वोट मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। आप उसके बाद मैं बता देता हूँ, उसके बाद घटना पे जाइए ना आप। उसके बाद आप लोकसभा चुनाव का देख लीजिए, पूरे बिहार में सबसे कम सीटों पे लड़के सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पे हम जीते हैं। 3 प्रमुख दलों की बात करता हूं। अगर इनका 3 प्रमुख दलों की बात करता हूं तो मैं खत्म ही कर रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, मैं बीच में रोकता ही नहीं। 3 प्रमुख दलों की बात करता हूं, आरजेडी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड बिहार के 3 प्रमुख दल हैं।
तीनों प्रमुख दल में सबसे कम सीट पे हम चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट पे हम जीते। कहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी आपको लगा है? उपचुनाव हुए, जिस सीट पे इनका 31 साल से शासन था, उस 31 साल वाले सीट को ये गवाया। कहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी था? आप हमको बताइए। चारों सीट एनडीए जीती कि नहीं उपचुनाव में? चारों सीट एनडीए जीती। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दलित बस्ती की बात करी, मैं उस पर भी जवाब दे देता हूं। उसके बाद दलित बस्ती पे आपने क्राइम दिखाए, भाई ये हो रहा है, उनके साथ ये अत्याचार हुआ, ये हुआ। दलित बस्ती के लिए हमारे नेता ने क्या ऐतिहासिक कदम लिए, वो आपको नहीं दिखा? दलित बस्ती का रोड नहीं दिखा, सड़क नहीं दिखा, रोड ने उस दलित बस्ती में विद्यालय, दलित बस्ती में टोला सेवक, दलितों के लिए आरक्षण, ये नहीं दिखा आपको। आज दलित का बेटा आईएएस अफसर के पद पे है, नगर आयुक्त के पद पे है, आप वो नहीं दिख रहा है आपको। अधिकार कौन दिया? आपने दिया था, आपका भी शासन था। 95 से लेकर 90 से लेकर लगातार 2005 तक आपका शासन था। और सुरक्षा, क्राइम, शोषण, इस पे आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता, आरजेडी की पूरी पार्टी, आलोक जी मेरे साथी प्रवक्ता लोकतांत्रिक अधिकार का भी दमन करना चाहते हैं, वो मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। नहीं, जबकि लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको बोलने की आजादी है। ये है इनका बारी से बोलना चाहिए। मैं तो आप बोल के चुप हो गए, और आपकी बात वैसे भी भारी भरकम है आरजू भाई। सुन लीजिए, अब बोलने दीजिए, इंटरप्ट करिएगा तो कैसे चलेगा? हमको मनीष जी, मैं आपको इतनी इज्जत से सुन रहा हूं, मैं आज आपको इतनी इज्जत से सुन रहा हूं। आरजू भाई अब सुन लीजिए मेरा, अब मनीष जी सुनिए ना, जवाब सुनिए ना मनीष जी, जवाब सुनिए ना, क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? अरे सांच को आज कैसा साहब, अरे आप तो बेशर्मी से इस कदर झूठ बोल रहे हैं कि बेशर्मी भी शर्मा जाए। आप बिहार सरकार का डेटा नहीं मानते, आप भारत सरकार का डेटा नहीं मानते। दूसरी बात, संवैधानिक पद डिप्टी सीएम का है या नहीं, थोड़ा सा आलोक जी इनसे जरूर आप पूछिएगा। और इनके जो 2 मजबूत डिप्टी सीएम हैं, अगर आज एनडीए समर्थित सरकार में कोई काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 डिप्टी सीएम है उसका वो श्रेय लेंगे या नहीं लेंगे, ये उनको देंगे या नहीं, या वो भी इनको निकम्मा कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जातीय जनगणना पे बात की, डेलीगेशन तो गई थी, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि जातीय जनगणना करवाने के लिए हमारे नेता राजभवन मार्च पैदल किए। पूरे भारत में सुनिए नहीं इंटरप्ट करिए मनीष जी क्या मजबूरी है? मनीष जी क्या मजबूरी है? सुनना नहीं चाहते? अरे कहाँ आप रोक रहे हैं? अरे मैं बोलूंगा तो ये बोल नहीं पाएंगे, मेरी आवाजों के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। नहीं टिकेंगे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्या राजभवन मार्च जो हुआ था वो झूठ था? देश की सोशल मीडिया ने झूठ दिखाया, सच्चाई से झूठ परोसा। एनडीए समर्थित सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया, वो झूठ था। पहला पॉइंट पर अगर नहीं सुनेंगे आलोक जी तो डिबेट का क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है। ये बताइए, राजभवन जो मार्च हम लोगों ने किया था वो देश की मीडिया ने दिखाया, वो गलत, यानी आप झूठे हैं क्या आलोक जी? नहीं, आप झूठे हैं लगता है। और जब देश के जो एनडीए समर्थित सरकार था उसको 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया था कि जातीय जनगणना पे कोई बात करिए, और अगर नहीं किए तो हम पैदल मार्च करेंगे। और सुनिए, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, वीपी सिंह की इनकी देवगौड़ा जी की जब कैबिनेट में थे, जनता दल के वो प्रदेश जनता दल के जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कैबिनेट के अंदर, संसद के अंदर कहा था जातीय जनगणना पास कराने के लिए, करवाने के लिए। दिखाइए ना, और यही तो है, दिखाइए ना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रमाण को साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। और सुनिए, अरे हमारे नेता देश की इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, हमारे उनका ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, कान पकड़वा के करवा दिए और महागठबंधन की सरकार में करवाए, जिसका श्रेय आप लेते हैं। जितने प्रदेश में ऐतिहासिक काम है, जितने प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुए हैं वो सिर्फ महागठबंधन की सरकार में हुए। डंके बिहार में आप लोग दोनों, मैं तो कह रहा हूँ ये हमको डिनाई कर रहे हैं, संवैधानिक पद को डिनाई कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट मैं तुरंत आ रहा हूं, इन्होंने दूसरी, छोटा पॉइंट बोला, छोटा पॉइंट 20 सेकंड।
इनको क्रेडिट दीजिए कि बिहार में जितने आपकी इतनी हिम्मत कहाँ है कि आप हमको क्रेडिट दीजिएगा? विपक्ष को आप क्रेडिट दे ही नहीं सकते हैं। अरे आपकी मानसिकता जो है संकुचित है। अरे आपका जो कलेजा है वो सिकुड़ चुका है, सिकुड़ चुका है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। नहीं 2 मिनट नहीं दे सकता मैं सिर्फ 2 मिनट इंटरप्ट करने का तरीका यही होता है। मुझे सिर्फ 1 मिनट मैं बड़ी आराम से सुन रहा 30 था। सेकंड में बात खत्म कीजिए। 30 मैं बस आरजू जी आप इनसे पूछिए, जो डिप्टी सीएम मजबूत है उनको ये देंगे कि नहीं श्रेय देंगे? मैं सिर्फ 2 बात, वो संवैधानिक पद है या नहीं, इसका जवाब दें। 1 मिनट चुप रहे। 30 सेकंड। मैं सिर्फ इनसे ये जानना चाहता हूं, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन के हिस्सा बने और पूरे दल को एकत्रित कर रहे थे, तो प्रथम नंबर पे रखा गया था कि पूरे भारत में जाति आधारित गणना होगी। उस समय तेजस्वी यादव जी ने उस पत्र का समर्थन क्यों नहीं किया था? पूरे मीटिंग में सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं किया था? मुंबई में जो बैठक हुई। पहली बात। दूसरी बात, 1990 से लेकर 2005 तक ये सरकार में थे। उसके बाद 2000 के बाद महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना करवा दिया। आप बताइए 9वीं अनुसूची में कब डालिएगा? 11 तक रहे। आप ये बताइए 9वीं अनुसूची में कब डालिएगा? और जो सत्ता में समर्थित सरकार है वो पूरे देश में जातीय जनगणना कब करवाएगी? आप ये भी बताइए। मैं सही चीज बोलता हूँ। और ये बोल रहे थे कि ये बार बार जो है नालंदा का जिक्र करते हैं। अरे हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संवैधानिक पद है या नहीं डिप्टी सीएम का? अरे मैं कह रहा हूँ ना, पे जो क्वेश्चन महागठबंधन की सरकार में हुआ, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। जितने ऐतिहासिक काम हुए महागठबंधन की सरकार में, आपके पास न विजन था, न है, न रहेगा। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का शुक्रगुजार बनिए कि आपने जातीय जनगणना करवाने की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और कान पकड़ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कान पकड़ के करवाया। ये है बहुत शुक्रिया। आप राष्ट्रीय साहब बने हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया। किसने कितना काम किया है जनता खूब जानती है। धन्यवाद।